हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर और उसमें से बचा हुआ था अपना नाइट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो सबसे पहले नाइट्रेशंस को देखते हैं। ओके, नाइट्रेशन रिएक्शंस ये एरोमेटिक ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसा होता है। अब एरोमेटिक ईथर के तौर पे हमने क्या लिया था यहाँ पर एनिसोल, और एनिसोल का क्या फार्मूला है यहाँ पर OCH3 अटैच विद द एरोमेटिक रिंग। ओके, इसको कहते हैं हम एनिसोल। ओके, तो ये हो गया एरोमेटिक ईथर। इस एरोमेटिक ईथर का हमें क्या करना है, नाइट्रेशन कराना है। तो नाइट्रेशन कराने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज करते हैं। और वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस मिक्सचर को हम यहाँ पर यूज करते हैं और इससे हमें इलेक्ट्रोफाइल यानी कौन सा ग्रुप दिखता है, नाइट्रो। ठीक है, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या बनता है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक होता है या काम करता है। अब नाइट्रिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं एक्चुअली HONO2। ठीक है, ये है नाइट्रिक एसिड और इसमें हमने मिक्स क्या किया है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड ये H+ आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ये H+ आयन देगा और ये H+ आयन यहाँ पर इस ऑक्सीजन से अप्रोच करेंगे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, HOH और ये है NO2, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होके नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा और यही नाइट्रो ग्रुप हमारे लिए क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ओके, तो एनिसोल को जब हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यानी नाइट्रो ग्रुप बनेगा और ये किस पोजीशंस पे जाके अटैच होगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, यहाँ पर जो अल्कोक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, ये ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है, एक तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशंस पे। तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये एक इसमें आपको ऑर्थो पोजीशंस पे अटैच दिखाई देगा और दूसरे इसमें एनिसोल। ठीक है, एनिसोल में नाइट्रो ग्रुप ये पैरा पोजीशन से अटैच होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का आपको मिक्सचर मिलेगा। तो ये होगा नाइट्रो एनिसोल, ये भी होगा नाइट्रो एनिसोल, लेकिन यहाँ पर ये जो एनिसोल का मिथॉक्सी ग्रुप है ये प्रिंसिपल ग्रुप का काम करेगा, मतलब यहाँ पर पोजीशन होगी 1 और इसकी ये एडजेसेंट पोजीशन होगी 2। उसी तरीके से यहाँ पर होगा इसका पोजीशन 1 और नाइट्रो ग्रुप का पोजीशन होगा 4। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, उसका नेम पहले लिखेंगे दैट इज नाइट्रो और बाकी बचा हुआ कंपाउंड अपने पास क्या है, एनिसोल। ओके, तो नाम क्या बन गया, नाइट्रो एनिसोल। अब ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये सेकंड कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप किसमें है, 4 कार्बन से अटैच है, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम होगा 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। तो ये रिएक्शंस क्या है, नाइट्रेशन है। ठीक है, और रिएक्शंस कौन सी हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, NO2 ग्रुप, और इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजीन रिंग के एक्टिवेटेड पोजीशंस पे यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाके अटैच होता है और इस तरह से ये आपको मिक्सचर मिलता है। इस मिक्सचर में 2 नाइट्रो एनिसोल में क्या होगा, यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा दिख रहा है, रिपल्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, और उसके वजह से 2 नाइट्रो एनिसोल ये अपने लिए माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, जबकि यहाँ पर सिमेट्रिक दिख रही है, ये एक दूसरे से अपोजिट है, यहाँ पर इनका रिपल्शन कम होता है और उस वजह से 4 नाइट्रोफिल एनिसोल जो है ये मेजर प्रोडक्ट्स होता है उस मिक्सचर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा नाइट्रेशन। अब इस चैप्टर का अल्कोहल फिनोल ईथर का लास्ट पार्ट बचा है वो है यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, इनको खास तौर से ध्यान में रखना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल में फर्स्ट मेंबर है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये मिथाइल अल्कोहल किस लिए यूज करते हैं, मिथाइल अल्कोहल इज यूज एज अ सॉल्वेंट, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं पेंट या वर्निशेस के लिए। ठीक है, सो मिथाइल अल्कोहल इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वर्निश। पेंट और वर्निश को हम किस में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट कौन सा होगा वो, मिथाइल अल्कोहल।
तो मिथाइल अल्कोहल में इसको हम ऐड कर सकते हैं, या मिथाइल अल्कोहल में ये डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल उसके लिए क्या बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा। ठीक है। इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ एंटीफ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में एंटीफ्रीज एजेंट के तौर पे यूज होता है किसका, इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, सो इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज अ एंटीफ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इथाइल अल्कोहल को भी हम केमिकल रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल भी एक सॉल्वेंट जैसा यूज हो रहा है, मिथाइल अल्कोहल भी एक तरीके से सॉल्वेंट जैसा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये खास तौर से सॉल्वेंट किसके लिए यूज करते हैं, पेंट या वर्निशेस के लिए। ठीक है, अब ये है अल्कोहल के यूजेस। ठीक है, दो यूज भी आप ध्यान में रखो तो बहुत है। फिर इसके बाद में यूज ऑफ फिनॉल। फिनॉल का यूज क्या होता है, फिनॉल में खास एक अच्छा यूज फिनॉल का ये है कि फिनॉल इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, दैट मींस कॉल्ड एज द बैकलाइट। ठीक है, या बैकलाइट जो है ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन होता है, मतलब एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है बैकलाइट, जिसको बनाने के लिए हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड्स की रिएक्शंस करवाते हैं। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शंस होने के बाद यहां पर आपको थर्मोसेटिंग पॉलीमर यानी बैकलाइट मिलता है। और बैकलाइट्स में प्रॉपर्टी क्या है, बैकलाइट ये इनसोल्युबल होता है। दूसरा, बैकलाइट्स में जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, मजबूत होता है, और इसलिए बैकलाइट्स को हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि टायर कॉर्ड जो होता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, और भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिसको बनाने के लिए हम बैकलाइट्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो बैकलाइट्स यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें यूज किया जा सकता है, किचन वेयर में और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर जो वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगाया जाता है उसके लिए बैकलाइट्स को यूज करते हैं, क्योंकि टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इसकी। ठीक है, दूसरा है फिनॉल इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक है कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कि कॉमनली प्रोडक्ट्स यानी एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट्स हो गया या फ्लोर क्लीनिंग हो गया। ठीक है, इनमें भी, इन कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स में भी फिनॉल का यूज होता है। ठीक है, तो ये है यूजेस ऑफ फिनॉल। और लास्टली है यूजेस ऑफ ईथर। ठीक है, अब इस ईथर में खास तौर से डाई इथाइल ईथर अगर देते हैं, ठीक है, तो इस डाई इथाइल ईथर अगर देखते हैं तो डाई इथाइल ईथर बहुत पहले शुरुआत में यूज किया जाता था एनेस्थेटिक के तौर पे, यानी सर्जिकल ऑपरेशंस करते वक्त पेशेंट्स को एनेस्थेटिक मेडिसिन के तौर पे डाई इथाइल ईथर ये यूज किया जाता था। तो अर्लियर डाई इथाइल ईथर वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, और डाई इथाइल ईथर ये जो है ये कैसे यूज होता है, यूज एज अ सॉल्वेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके पहले केमिकल रिएक्शंस देखी हैं, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में डाई इथाइल ईथर ये एज अ सॉल्वेंट करके काम यूज होता है। ठीक है, सॉल्वेंट करके उसको हम यूज करते हैं। उसी तरह फैट्स, वैक्सेस और ऑयल के लिए भी डाई इथाइल ईथर एक सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यानी डाई इथाइल ईथर में हम इन चीजों को डिसॉल्व करके रिएक्शंस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सॉल्वेंट के तौर पे यूज होगा। समझ में आ रहा, तो ये कॉमन यूजेस हो गए डाई ईथर के, उसी तरह अल्कोहल के और फिनॉल के, और ये हुआ नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ ये अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर अपना चैप्टर जो है क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।